अगले क्वेश्चन की बात करें कि 31 क्वेश्चन है, पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। व्यक्ति है, भाषा, समाज, प्रकृति। तो कौन सी पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है? तो भाषा है। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? भास व्यक्तायाम, भास व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में व्यक्त की जाती है। कामताग प्रसाद गुरु की बात करें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जो है आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। देखिए, बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य क्या करता है? परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। प्रत्येक भाषा की संरचना क्या होती है? पृथक होती है। 32वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर है, सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास। इसमें से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर 1936 ईस्वी है। तो द्वापर 1936 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों उद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। मैथिली शरण गुप्त 1886-1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को 1886-1946 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों की बात करें तो रंग में भंग है इनकी कृतियाँ, और जयद्रथ वध है, भारत भारती है, झंकार है, यशोधरा है, जय भारत है, विष्णु प्रिया है, पंचवटी आदि इनकी जो है रचनाएं हैं। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। भारत भारती जो लिखे थे इस पर महात्मा गांधी ने इन्हें क्या राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और साकेत 1931 ईस्वी पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास और मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं भी हैं। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्गी व्यक्ति में पुष्टि जो है भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि कैसे कहा जाता है? तो भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक अगर देखें तो वल्लभाचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक। रामावत संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? ऐसा कौन सा कवि है जो निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक नहीं है, जायसी, मीरा या कबीर। तो मीराबाई जो है निर्गुण भक्ति का काव्य धारा की कवित्री नहीं थी। मीराबाई जो थी सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। और बल्कि नानक, जायसी और कबीर ये सभी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा अगर देखें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। जायसी क्या है? भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव की बात करें और कबीर निर्गुण काव्य धारा संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी, वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। ऐसी कौन सी रचना है जो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो डी सही है। पृथ्वी कल्प जो है मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, बल्कि बूंदी, वारिश है इनकी रचना। भारत विनय है, पुष्पांजलि, ये सभी रचना जो है मिश्र बंधु द्वारा रचित है। बूंदी, वारिश, भारत विनय
और पुष्पांजलि। पृथ्वी कल्प के रचनाकार की बात करें तो पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन से? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान और शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य, बूंदी वारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य, पद्य में लेख संग्रह, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। कौन कौन से? भारत विनय पद्य, बूंदी वारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य, पद्य में लेख संग्रह जो है, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना जो है, हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में कितने? लगभग इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन 36 है कि ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता कौन है? सेनापति मतीराम, बिहारी, रहीम। तो ऐसे कौन से रचनाकार हैं जो ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता हैं? तो रहीम दास है, रहीम है। रहीम दास का मूल नाम अगर बात करें तो अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो दोहावली है, नगर शोभा है और श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवै नायिका, भेद। ये सभी रचना जो है रहीम दास की हैं। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवै नायिका आदि। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। बरवै नायिका भेद किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की जो है रसमंजरी के आधार पर हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 37 क्वेश्चन है कि गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, भगवती चरण वर्मा। तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। किसने? उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा? कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को ही गांधी का बेटा कहा है। और भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह की बात करें तो गीत फरोश 1953 ईस्वी है, चकित है दुख 1968 ईस्वी और अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचशती 1969 ईस्वी, खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी, मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी आदि हैं। तो कौन कौन सी हैं? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन। बुनी हुई रस्सी जो है 1971 ईस्वी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बुनी हुई रस्सी के लिए 1971 ईस्वी में क्या मिला था? 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बुनी हुई रस्सी में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 38वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, चोखे चौपदे और रस कलश। इसमें से कौन सी रचना जो है ब्रजभाषा में है? तो डी सही है। रस कलश जो है ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश की बात करें तो 1931 ईस्वी के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है रस कलश के रचयिता। हरियोध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ जो है 1899 ईस्वी और अधखिला फूल 1907 ईस्वी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हरियोध कृत जो है चुभते चौपदे और बोलचाल को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया। चुभते चौपदे और बोलचाल को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया हरियोध कृत। हरियोध जी की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें परिप्रवास 1914 ईस्वी, पारिजात है 1937 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, कृष्ण शतक है 1882 ईस्वी, ऋषिक रहस्य है 1899 ईस्वी, पद्य प्रसून है, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मेश्वरसी आदि ये सभी रचनाएं जो हैं हरियोध जी की काव्य कृतियाँ हैं। 39वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध सही विकल्प है? छायावादी कविताएं लिखी, परिप्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का बहिष्कार किया,
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? तो छायावधि कविताएं लिखी इन्होंने, या प्रियप्रवास की रचना की, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, या खड़ी बोली का बहिष्कार किया। तो डी सही जो है, सही विकल्प क्या है? तो डी सही है, खड़ी बोली का बहिष्कार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का बहिष्कार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864-1938 ईस्वी का जन्म अगर की बात करें तो रायबरेली के जो है दौलतपुर ग्राम में हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में 1864 से 1938 तक। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में जो है सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक व अनुदित ग्रंथों की संख्या अगर लगभग देखें हैं तो 80 है इनकी अनुदित ग्रंथों की संख्या। द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य मंजूषा सुमन 1923 ईस्वी है, काव्य मंजूषा सुमन 1923 ईस्वी। कान्य कुंज अबला बिलाप आदि है। तो द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह काव्य मंजूषा सुमन 1923 ईस्वी, कान्य कुंज अबला बिलाप आदि है। सर्गो नरक ठिकाना नाही, सर्गो नरक ठिकाना नहीं द्विवेदी जी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं द्विवेदी जी की क्या है? प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। 40 क्वेश्चन की बात करेंगे कि महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टचाप, गौड़ी, राधा वल्लभ, निम्बार्क। तो महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो डी सही है, निम्बार्क संप्रदाय से की रचना है। महावाणी के रचनाकार की बात करें तो हरिव्यास देव हैं, निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं हरिव्यास देव महावाणी के रचनाकार। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था और श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। किस सखी का? हितु सखी का अवतार माना जाता है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम क्या था? श्री भट्ट था। देखिए, परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है निम्बार्काचार्य ने किया। अष्टछाप की स्थापना की बात करें तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने किया। और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक अगर बात करें तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। 41वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें से विकल्प में चयन करना है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। एक है कटक और एक है कटुक। इसका अर्थ क्या होगा? कत्थई या कड़वा होगा, छल या कड़वा, सेना या कड़वा, कड़वा या उदार। तो इसका सही जवाब एक कटक का होगा, सेना। अर्थ एक कटक का अर्थ क्या है? सेना है। और दूसरे कटुक का अर्थ क्या है? कड़वा है। तो एक कटक का अर्थ सेना, दूसरे कटुक का अर्थ क्या है? सेना है। नहीं, दूसरे कटुक का अर्थ कड़वा है। 42वां क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है, मलयालम, अवधी, अंग्रेजी। तो हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब इनकी संख्या जो है 22 हो गई हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। 43वां क्वेश्चन है कि शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। पूर्वी शैली से, पश्चिमी शैली से, या दक्षिणी शैली से, या उत्तरी शैली से। तो डी सही है कि उत्तरी शैली से जो है देवनागरी, बांग्ला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। किस शैली से? उत्तरी शैली से देवनागरी का, बांग्ला का, गुरमुखी का आदि लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से
चार पाँचवीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। तो 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नगरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में अनेक मत हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ और नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटिलपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामक नामकरण किया गया। देवनागरी के सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखें तो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि जो है आक्षरिक है। 44 क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोरकाहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा। तो मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो ये सही है, चंदायन या लोरकाहा। तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन या लोरकाहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं? मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि मानते हैं और रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकाहा या लोरकथा नाम से संबोधित किया है। किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या लोरकाहा या लोरकथा नाम से संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन जो है मृगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोर या लोरिक चंदा हैं। और चंदायन में प्रमुख प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अवधी तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक की बात करें तो 1920 ईस्वी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। यशोधरा की बात करें तो 1932 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त हैं रचनाकार। वीरांगना की बात करें तो उपन्यास का रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार कौन है? एक वीरांगना के उपन्यासकार रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी और एक वीरांगना के कविता है। ये उपन्यास है और ये कविता है के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा पर आधारित है कौन सी? विकास है, समाजवाद है, वाक्य है या सरलता। तो भाषा पर आधारित जो है यह है वाक्य। वो भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला नंबर ध्वनि होता है, दूसरा शब्द होता है, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द जो है संस्कृत भाष धातु से निकला है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः हैं। पहला नंबर आंगिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा लिखित और चौथा यांत्रिक है। 46वां क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। 46वां क्वेश्चन क्या है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। बोली, लिपि, उपभाषा, विभाषा। तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? बोली कहलाता है, लिपि कहलाता है या उपभाषा, विभाषा। तो सही जवाब क्या है? बी सही जवाब है। लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, इस तरह की वास्तविक अनुवाद ना हुआ हो, इसे लिप्यांतरण कहते हैं। भारत की सारी लिपियां जो हैं अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि वर्णात्मक है और प्राचीन समय में भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी। पहला सिंधु घाटी लिपि और दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। बोली की बात करें तो भाषा का वह रूप है जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोली कहा जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है।
उपभाषा की बात करें तो उपभाषा किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकारों को कहा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, मारवाड़ी, खड़ी बोली, हिंदी की कुछ क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं। विभाषा की बात करें तो विभाषा में कम साहित्य पाया जाता है, विभाषा प्रांत विशेष तक ही सीमित रह जाती है। 47वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि मूल भाषा का यह भेद आधारित है, वैदिक है, इतिहास, सामान्य व्यक्ति। तो मूल भाषा का यह भेद आधारित है, इतिहास से संबंधित आधारित है। हिंदी भाषा का इतिहास अगर देखें तो लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 2 भाषाएं थी। पहला नंबर वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुआ उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। देखिए, रामायण महाभारत की रचना जिस भाषा में हुई, रामायण महाभारत की रचना जिस भाषा में हुई उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पहला नंबर पाली भाषा, दूसरा प्राकृत भाषा, तीसरा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग साहित्य में 1200 ईस्वी तक हुआ। यद्यपि इसका काल अगर देखें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है, अतः हिंदी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषा से हुआ। अतः हिंदी की जननी की बात करें तो अपभ्रंश भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत है। तीसरा नंबर क्या है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश और हिंदी है। 48वां क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद है कि हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। हरिधन शाह, हरिधन ईस या हाधन रीस। तो सी सही है, हरिधन ईस बराबर हरीश का सही संधि विच्छेद है। इसमें जो है कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के पश्चात जो है क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे हरिधन ईस बराबर हरीश, तो छोटी और प्लस बड़ी बराबर बड़ी। 49वां क्वेश्चन है कि यह लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो स्पेनिश, देवनागरी, फ्रांसीसी, यूरोपीय। यह लिपि क्या है, अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि क्या है, वर्णात्मक लिपि है। तो कौन सा सही है, स्पेनिश, फ्रांसीसी, यूरोपीय, देवनागरी, कौन सा सही है। तो बी सही, देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि क्या होती है, वह वर्णनात्मक लिपि होती है। रोमन लिपि क्या होती है, वर्णनात्मक लिपि। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि, इसमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक। भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक है और रोमन लिपि क्या होती है, वर्णात्मक होती हैं। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम जो है वैज्ञानिक है। 50वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है। जीवन का बीता हुआ भाग क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं, आशंका, आयु या अर्पण कहते हैं। तो जीवन का बीता हुआ भाग को क्या कहते हैं, तो जीवन का बीता हुआ भाग को हम कहेंगे क्या, अवस्था। अवस्था कहेंगे जीवन का बीता हुआ भाग। जीवन का बीता हुआ भाग के लिए एक अर्थी शब्द क्या है, अवस्था है। ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता, ऐसे शब्दों को एक अर्थी शब्द कहते हैं। अर्पण किसे कहते हैं, किसी को आदर पूर्वक कुछ देना या सौंपना को क्या कहते हैं, तो अर्पण कहते हैं। किसी को आदर पूर्वक कुछ देना या सौंपना अर्पण कहते हैं। एक शब्द में अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न भय, अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न भय, आशंका, संपूर्ण जीवन काल, ये तीनों अनेकार्थी शब्द हैं। आयु, संपूर्ण जीवन काल क्या है, आयु। 51 क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, 10, 8, 50, 22। तो 22 सम्मिलित हैं। वर्तमान संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं।
मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी तथा सिंधी को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या जो है 15 हो गई। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी हो गई, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित करने पर यह संख्या जो है 18 हो गई। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित करने पर यह संख्या जो है 18 हो गई। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। 52 क्वेश्चन की बात करें कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं। तो सजीव, नगण्य, श्रवणीय, पंचरंगा। तो इसमें से सी सही है, जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, बल्कि सजीव और नगण्य, पंचरंगा ये सभी सही है। श्रवणीय की बात करें तो श्रवणीय में अनी प्रत्यय श्रवणीय में अनी प्रत्यय श्रवधन अनी प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अभिकारी शब्दांश होते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अभिकारी शब्दांश होते हैं, लेकिन ये उपसर्ग के विपरीत शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। बाकी तीनों विकल्प जो है उपसर्ग से बने शब्द हैं। 53 क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो 3, 4, 6, 2। तो डी सही है, 3 कालों में भारतीय आर्य भाषा को जो है विभक्त किया गया। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया। पहला नंबर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो है 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में विभक्त किया गया। मध्य भारतीय आर्य भाषा को पहला नंबर पाली भाषा है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत भाषा दूसरा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। 54 क्वेश्चन है कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? तो हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतने ही विदेशी है जितने हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुनीति कुमार चटर्जी, सी राजगोपालाचारी, नागार्जुन। तो सी सही है, सी राजगोपालाचारी का यह कथन है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। तो हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नागार्जुन का एक प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन एक प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का क्या कहते हैं? सलाहकार पुरुष कहा जाता है। 55वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? उरग नहीं है, शार्दूल, केसी या व्याघ्र। तो इसमें से उरग का, सिंह का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सिंह का जो पर्यायवाची उरग सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि शार्दूल है सिंह का पर्यायवाची, केसी है, व्याघ्र, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अहि है, भुजंग है, विषधर है, उरग है, नाग है और फणिधर, सांप आदि ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची हैं। अगर शेर का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो शार्दूल है, व्याघ्र, केसी, केसरी, मृगराज, ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दूल, व्याघ्र, केसी, केसरी, मृगराज आदि। 56वां क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरमुखी है, फारसी है, अरबी है, बांग्ला है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये सही है, गुरमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी है। शारदा लिपि की उत्पत्ति अगर देखें तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई शारदा लिपि की उत्पत्ति। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। गुरमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है, यह देवनागरी लिपि का ही अंग है।
57वां क्वेश्चन है कि शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी। तो कह रहा है कि शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ दक्षिणी से या पश्चिमी से या पूर्वी से या उत्तरी से। तो ये सही है, दक्षिणी से जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि की जो है दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ब्राह्मी है ये और ये दक्षिणी शैली है और ये उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में कौन आते हैं? तो दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि और सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि। इसमें कौन से है? सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि में देवनागरी लिपि 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी। इसमें शारदा लिपि में 10वीं सदी में कौन से? गुरमुखी, डोगरी और सिंधी आते हैं। 58 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा, शोक होगा, अधम होगा या निषेध होगा। तो क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा। शेष तीनों जो है विकल्प उससे मेल नहीं खाते हैं। शोक का विलोम शब्द अगर देखें तो हर्ष होगा। अधम का विलोम शब्द उत्तम होगा। निषेध का विलोम शब्द क्या होगा? विधि होगा। निषेध का विलोम शब्द विधि। तो अधम का उत्तम, शोक का हर्ष और क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत होगा। निषेध का विधि। 59 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही जो है बहुब्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर का क्या होगा? मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली और धारक। तो ये सही है। मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण मुरलीधर कहते हैं उसे और ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जिस समासिक शब्द के दोनों पद क्या हों? अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणि जैसे हो गया, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु आदि। अगले क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोक धन उपचार बराबर क्या होगा? लोकोपचार, लोकोपचार या लोकेपचार या लोकोपचार। तो डी सही है, लोकोपचार होगा। लोक धन उपचार बराबर लोकोपचार। आ प्लस उ बराबर क्या होगा? ओ होगा। लोकोपचार में गुण संधि है और गुण संधि यदि आ और बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी या उ या बड़ा उ री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या होगा? ए, ओ और अर हो जाते हैं। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ऋषि बराबर अर, आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस उ बराबर ओ, बड़ा और छोटी बड़ी बराबर ए आदि।